इंडिया वॉइस के खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में उपनल कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उपनल कर्मियों ने सीएम धामी के समर्थन में जमकर नारे लगाए और उनके नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा को लेकर सीएम धामी का आभार भी जताया। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, लंबे समय से उपनल कर्मचारी अपने नियमितीकरण के लिए संघर्ष कर रहे थे और सरकार के 3 साल पूरे होने के साथ साथ मैंने घोषणा कर दी कि उनके लिए एक ठोस नीति बनाकर नियमितीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा और हमने उस दिशा में काम भी किया है। और इसी के साथ सीएम धामी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। 20 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लगातार डॉक्टर भीमराव डॉक्टर साहब के सम्मान समारोह पूरे प्रदेश के अंदर होने हैं। उनका बहुत बड़ा योगदान देश के संविधान को बनाने में रहा है। तमाम प्रकार के चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और देश को सामाजिक समरसता और एकता का मंत्र देने का काम बाबा साहब ने किया और बाबा साहब के सपनों को साकार रूप देने का काम आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और लगातार उन सभी सपनों को साकार कर रहे हैं जो बाबा साहब के सपनों में थी और लगातार देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, सामाजिक समरसता की ओर। उत्तराखंड में तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाते समय संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता इसका प्रावधान किया था, वो देवभूमि उत्तराखंड में उसकी शुरुआत हो चुकी है और ये गंगा देवभूमि से निकल रही है। आने वाले समय में पूरे देश को लाभ देगी। 20 अप्रैल से लेकर तो सीएम धामी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को लेकर कई अहम बातें बताई, साथ ही उनकी जयंती के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। खबर अब ऋषिकेश से है, जहां जयराम आश्रम में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई गई। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आश्रम में पहुंचकर राम भक्त हनुमान के मंदिर में शीश झुकाकर आशीर्वाद लिया। सामूहिक रूप से श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। वहीं भगवान श्री राम और हनुमान के नाम का गुणगान किया गया। जयराम आश्रम के परमाध्यक्ष ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मचारी ने श्रद्धालुओं को राम और हनुमान के नाम का जाप कराया। तो तस्वीरें ऋषिकेश से आप सुन रहे हैं। हनुमान जी महाराज के उनके जैसे सरस्वती का स्मरण करने। देखिए, आज भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव जयराम आश्रम के इस प्रांगण में मनाया गया। मैं संस्था की तरफ से और अपनी तरफ से सभी भक्तों को, देश के तमाम सनातनियों को हनुमान जी के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज ने हमें सेवा का एक संकल्प, सेवा कैसी होती है, ऐसा उन्होंने उदाहरण पेश किया है। भगवान श्री राम मर्यादा और शीलता के प्रतीक हैं, संयम के प्रतीक हैं। उन्होंने उसी भाव से भगवान हनुमान जी ने राम जी की सेवा की। तो हमें भी समाज के जो सेवा करनी चाहिए, समर्पण भाव से करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। समाज ऐसे सक्षम लोगों से अपेक्षा रखता है कि जो सेवा कर सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, या किसी और तरह से आर्थिक मदद हो। तो हमें सक्षम होने के साथ साथ सेवा भाव हमारे मन में होना चाहिए। तो मैं आज, क्योंकि जयराम आश्रम ने एक संकल्प लिया है सेवा का कि समाज और राष्ट्र को उन्नत करने के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान करना। अभी हमने कुरुक्षेत्र में 8 अप्रैल को
एक काफ़ी ऋषिकेश की तरह डीएसबी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की स्थापना की है, जो 8 अप्रैल को हमने उसको खोल दिया, समाज को समर्पित किया। सैकड़ों बच्चों ने एडमिशन लिए, बहुत बड़ी एक संस्था बनी है। सभी ने पूछा कि भी आपका क्या भाव है, तो मेरा यही भाव था कि एक तो राष्ट्र जब उन्नत करने की बात आती है तो उसको उन्नत करने के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छे बच्चों का होना बहुत ज़रूरी है। जिस राष्ट्र में अच्छी शिक्षा है, जिस राष्ट्र के अच्छे बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो राष्ट्र उन्नति करेगा, ये बात तय है। तो इसी भाव से धर्म को और शिक्षा को लेकर के ये जयराम आश्रम चला हुआ है। आज के इस पुण्य अवसर पर मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की तरह हमें निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करना चाहिए। तो ऋषिकेश से आप ये तस्वीरें देख रहे थे जहां हनुमान जन्मोत्सव आज धूमधाम से मनाया गया है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां देश में लगातार ब्रेन ट्यूमर से कई लोगों की मौत हो चुकी है। इस समस्या से निपटने के लिए देश विदेश के डॉक्टरों का 3 दिन से सम्मेलन राजधानी देहरादून में चल रहा है, जिसका आज दूसरा दिन है। और इस मौके पर डॉक्टर अमित जैन ने बताया है कि इस सम्मेलन में देश विदेश सहित 300 के लगभग डॉक्टर आए हुए हैं और 3 दिनों का ये पूरा सम्मेलन होना है, जिसका दूसरा दिन है आज। इस सम्मेलन में ब्रेन ट्यूमर पर चर्चा की गई और सभी डॉक्टरों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं ताकि एक दूसरे के साथ शेयर एक्सपीरियंस से लोगों का इलाज किया जा सके। चाहूँगा कि अब डरे नहीं, बिल्कुल आप अपने स्पेशलिस्ट से जो भी आपके स्पेशलिस्ट आपको सलाह दें उस पर चलें। अगर वो कुछ जांच के लिए बोलते हैं तो जांच कराएं और इलाज कराएं। और अब इलाज भी ये महंगा नहीं रह गया है, अब जो है काफ़ी जनता की पहुंच में इलाज हो गया है। तो सरकार भी काफ़ी मदद कर रही है, सरकार ने भी कई योजनाएं चलाई हैं और सरकार का भी बहुत बड़ा हाथ है जो काफ़ी पेशेंट्स अपना ट्रीटमेंट करा पा रहे हैं। तो वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। ये उनकी दूसरी बैठक थी। उन्होंने 4 धाम यात्रा मार्ग की पुख्ता व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए। वहीं मुख्य सचिव से पहले से ही चली आ रही तैयारियों को लेकर फीडबैक भी लिया है और उन्होंने जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सचिवों से प्राप्त सुझावों का अनुपालन करते रहें और कमियों को दुरुस्त भी किया जाए। यात्रा मार्ग यानी कि यात्रा का जो रास्ता है उस पर सभी जरूरतों का अभी से आकलन किया जाना चाहिए ताकि व्यवस्थाएं दुरुस्त हो सके और किसी भी श्रद्धालु को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो वहीं विकासनगर में भी हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर प्राचीन बालाजी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। हर साल चैत्र शुक्ल की पूर्णिमा के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना करना एक विशेष इसका महत्व होता है। मंदिरों में हनुमान जी के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है और पूरे देश में ऐसा भव्य आयोजन देखने को मिला। और एक तस्वीर विकासनगर से भी भक्त पूरे विधि विधान से हनुमान जी की पूजा करते हुए आज दिखाई दिए और इस दिन हनुमान जी की पूजा आराधना का बड़ा ही महत्व होता है। मंदिरों में हनुमान जी के जन्मोत्सव का भव्य आयोजन किया गया और प्रसाद और भंडारे का भी आयोजन इस दौरान मंदिरों में किया गया। देखिए, आज हनुमान जयंती है और हनुमान जी कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है और जिसने मनसा वाचा कर्मणा हनुमान जी की तपस्या करी, हनुमान जी को याद किया, हनुमान जी के चरणों में गिरा, उसका बेड़ा पार हुआ। तो हनुमान जी ऐसी शक्ति है, एक साधे सब सधे। तो एक को साध लो तो सब देवता अपने आप सज जाएंगे। ऐसा उनका, जो कि एकादश रुद्र का अवतार भी उनका है। और इस तरह से हनुमान जी के चरणों में भक्ति के रूप में, शक्ति के रूप में अगर जो कोई आता है, करता है और संकल्प लेता है, और संकल्प ऐसे होने चाहिए जो मतलब किसी तरह की हम उम्मीद नहीं रखे, आशा नहीं रखे। ईश्वर घट घट को जानता है, भगवान सब कुछ जानता है। ये किस भावना से आया और कैसे आया वो पहचाने। तो उसके सामने अर्जी, जिस तरह यहाँ बालाजी के दरबार में अर्जी लगाते हैं, अर्जी लगा दी, ये सब काम पूर्ण होते हैं। तो मैं पूरे भारतवासियों को, झाझरा वासियों को, प्रदेश वासियों को, सभी भाइयों को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हनुमान जी से और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सुखी रखे, समृद्ध रखे, धन ध्यान पूर्ण रखे और सदविचार दे।
और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति दृढ़ रहे। यही मेरी सबको शुभकामनाएं। देखिए, तो वहीं हल्द्वानी के अरावली वाटिका छड़ायाल क्षेत्र में रहने वाले हंसा दत्ता जोशी को उस वक्त एक गहरा झटका लगा जब उन्हें अपने घर के बिजली बिल के रूप में 46,60,151 रुपए का नोटिस मिला। ये चौंकाने वाले मामला, बिल उनके घर में लगाया गया और स्मार्ट मीटर के 1 महीने के बाद ही ये बिल आया, जिससे पूरा परिवार हैरान है और पूरे इलाके में इसे सुनकर सनसनी मची हुई है। वहीं हंसा दत्त जोशी के अनुसार 1 महीने पहले ही कुछ निजी कंपनी के कर्मचारी उनके घर पर स्मार्ट मीटर लगाकर गए थे और इस मामले में उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि यूपीसीएल नैनीताल जिले के अधीक्षक अभियंता नवीन मिश्रा ने सफाई देते हुए बताया है कि उपभोक्ता के पुराने मीटर में कुछ तकनीकी कमी थी, जिसकी वजह से बिल में गड़बड़ी हुई है और ये भी स्पष्ट किया कि उपभोक्ता के घर में लगाया गया नया स्मार्ट मीटर पूरी तरीके से ठीक है और शिकायत प्राप्त होने के बाद बिल को संशोधित कर दिया गया है। दिक्कत ये हो रही है, बिल हिसाब से आ रहा है सर, इससे दिक्कत ही हो रही है। इससे तो पुराने मीटर ठीक थे हमारे से, सबसे बड़ी बात है। जोशी जी का बिल बहुत आया, क्या कहें? वही तो हो रहा है, फिर अब अगले का तो खाना आराम हो गया, पेमेंट करते कहाँ है, मकान बेच के भी नहीं होता पूरा, इतना बिल तो हल्द्वानी का भी नहीं आता। आप लोगों को भी डर लग रहा है कि बिल्कुल डर लग रहा है, मीटर कैसे लग गया करके। पहले कितना बिल आता था? पहले हमारा 700, 800, 900 से आता था, अब लाखों में आ रहा है। अब ये लाखों में जा रहा है कोई। चाहते क्या है? हाँ, हम XR में से क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हम पुराने हमारे मीटर लगाया जाए तो हमारी ठीक रहेगा सर, कम से कम इतना पंखा तो नहीं होगा। ये पहला बिल आया इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। ये 10 दिन का बिल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। पहले आपका बिल कितना आता था? पहले कभी 700, 800, 900 से इस बिल आता था। कितना डर लग रहा है बिल आने के बाद? कितना परेशान हुआ? मकान छोड़ के भागने को दिल कर रहा है, या मकान को आग लगा के मीटर को आग लगा के यहाँ से चले जाने को दिल करता है हमारा। तब आपने शिकायत कर दी बिजली विभाग की? शिकायत करी, बिजली वाले को शिकायत कर दी थी और आप लोगों को भी बता दिया, मीडिया वालों को भी। अधिकारी आया कोई अभी तक यहाँ पे? अभी तक तो कोई नहीं आया। आप फोन आया था कि आ रहा है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? अब जो पहले जो चल रहा है, पहले मीटर चल रहा था वही चलने दो उसको। ये फालतू में ये परेशानी वाली मीटर मत लगाओ। जो सम्मानित जोशी जी जिनके संदर्भ में आज आप मेरे से वार्ता कर रहे हैं, इनके परिसर पर 24 मार्च की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था, उसका जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले होता है, उसकी 1 डिजिट के 3 LED खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी, वो 339 की ना होके उसकी फ़ोटो खींचने पर वो फ़ोटो के रूप में 7,03,39 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,03,39 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इसमें पहले डिजिट की LED ख़राब होने की वजह से 0 की जगह 7 फ़ोटो में कैप्चर हुआ है, जिस वजह से उनका बिल ये 46 लाख रुपए का जनरेट हुआ था। ये बिल 8 अप्रैल को जनरेट हुआ है और 8 अप्रैल को ही हमारे संज्ञान में इस बिल गलत जनरेट होने की बात आ गई थी और हमने इसकी पुराने मीटर की MRI कराकर उसकी रीडिंग सत्यापित करा ली थी। उसकी फाइनल रीडिंग 339 ही MRI रिपोर्ट में भी पाई गई है, जिसके आधार पर हमने जो त्रुटिपूर्ण बिल है उसको संशोधित कर दिया है। इसके अलावा जो हमारी कार्यदायी संस्था है और जो हमारे विभागीय कर्मचारी हैं जो मीटर की फाइनल रीडिंग वेरीफाई करने के प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, उनको कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। उनको निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की त्रुटि की पुनरावृत्ति भविष्य में ना हो। तो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व पर आस्था का महाकुंभ लगने वाला है। लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने वाले हैं और इसकी काफी ज्यादा संभावना भी है, इसीलिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। वहीं जिला अधिकारी कमेंद्र सिंह और SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने अधिकारियों को ब्रीफिंग दी और दिशा निर्देश भी दिए। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 9 जोन और 40 सेक्टरों में बांटा गया है और PAC बल के साथ करीब 800 पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहने वाले हैं, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके।
ये 13 और 14 तारीख को बैसाखी के पर्व पर जो स्नान है इस पे काफी भीड़ भाड़ होती है और काफी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए हरकी पैड़ी पे और गंगा जी में। तो उसी के दृष्टिकोण से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग के लिए आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें सभी को ब्रीफ किया जाएगा, उनको उनके दायित्वों से अवगत कराया जाएगा और सभी लोग शक्ति के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं पूरी निष्ठा के साथ में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। देखिए, भीड़ तो घटती बढ़ती रहती है, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर साल आप देख रहे हैं कि पिछले साल से अधिक ही भीड़ आ रही है। तो जो भी भीड़ आएगी उसको हम लोग मैनेज करेंगे। नहीं, साफ सफाई की तैयारी की जा रही, साफ सफाई की जा रही है वहाँ पर। बाकी हमारे मजिस्ट्रेट्स पुलिस सब संख्या में लगाए जा रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं देखेंगे ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। श्रद्धालुओं को व्यवस्था किया गया है, उनकी एम्बुलेंसेज रहेंगी, उनके डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हॉस्पिटल्स एक्टिवेट कर दिए गए हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं है। क्राइम मीटिंग जो प्रत्येक माह मेरे द्वारा की जाती है, उसमें जो भी कर्मचारी हमारे पुलिस फोर्स के जिनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य किया जाता है उसे मैन ऑफ द मंथ का पुरस्कार दिया जाता है। उनको आइडियल के तौर पर संपूर्ण थाने और जो भी शाखाएं हैं वहाँ पर उनको कटआउट के तौर पर उनको लगाया जाता है। साथ में उनको विशिष्ट जो अवार्ड है वो भी दिया जाता है। इससे लोगों में जो मनोबल है वो भी काफी बढ़ता है। कल क्राइम मीटिंग में आगामी जो हमारी चारधाम यात्रा है बैसाखी का इस स्नान को और आगामी जो हमारे कांवड़ के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी तैयारियां हैं उसको रखा गया। साथ में जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में भी चर्चा की गई और जो भी आवश्यक दिशा निर्देश हैं वो सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं। इस प्रकार की जो ये मीटिंग्स हैं इसमें जो हमारे कर्मचारी हैं उनके मनोबल को बढ़ाने का भी काम करती है। मुझे उम्मीद है हरिद्वार पुलिस लगातार अपने जो हमारी जो चुनौतियां हैं उसको सक्षम करने के लिए सक्षम भी है। तो अप्रैल 30 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी और इस बार चारधाम यात्रा को लेकर अभी से ही करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अब की बार श्रद्धालुओं की संख्या हर साल से ज्यादा होने वाली है और चारधाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए संबंधित सभी विभाग लगातार काम कर रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर पीडब्ल्यूडी सचिव पंकज कुमार पांडे ने यह भी कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारी जनवरी से की जा रही है, लेकिन इसके लिए 3 एजेंसियां काम कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया 25 अप्रैल तक सड़क संबंधित सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स मैंगलोर पहुंचे, जहां उन्होंने वक्फ बोर्ड बिल से मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है ऐसा कहा है। उन्होंने ये कहा कि ये बिल मुसलमानों के हित में है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास किए गए इस बिल का जल्दी हर वर्ग के मुसलमानों का लाभ मुसलमानों को मिलेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां प्रधानमंत्री और वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पुतले फूके गए थे वहां पर उनका जोरदार स्वागत भी किया गया है। तो देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर महंगाई को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिरे हैं, लेकिन आम जनता को कोई राहत नहीं मिली है। ना पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ और ना ही बाकी की चीजें, बल्कि उल्टा घरेलू गैस सिलेंडर और बिजली के दाम फिर से बढ़ गए हैं। धस्माना ने ऐलान किया कि 13 अप्रैल को यानी कि कल कांग्रेस पूरे प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन करेगी और 14 अप्रैल को संविधान बचाओ सौहार्द बढ़ाओ कार्यक्रम के तहत गोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन होगा। तो वही मशहूर बॉलीवुड अभिनेता स्वर्गीय मनोज कुमार के दोनों बेटे और परिवार के कई सदस्य हरिद्वार हर की पैड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे वैदिक मंत्र के साथ स्वर्गीय मनोज कुमार की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया। इस दौरान उनके बेटे कुणाल ने मां गंगा से पिता की आत्मा की शांति के लिए कामना की। और आपको बता दें, बीते दिनों मशहूर बॉलीवुड अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में निधन हो गया था। भरत कुमार के नाम से मशहूर मनोज कुमार लंबे समय से बीमार थे और आज उनकी अस्थियों को हरिद्वार में गंगा में विसर्जित किया गया।
तो अगली खबर कर्णप्रयाग जिले से है, जहां हनुमान जयंती के अवसर पर उमा महेश्वर आश्रम में हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन किया गया। हनुमान भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना कर हवन किया और जितने भी लोग वहां से आ जा रहे थे उन सभी को रोककर प्रसाद का वितरण किया। हनुमान जन्मोत्सव का दिन है और पवन पुत्र हनुमान धरती पर अवतरित हुए, राम भगवान की सेवा की और उन्होंने ये चीज़ सिद्ध किया कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वो सेवा से ही है। पूरे रामायण कालखंड में देखेंगे हनुमान जी का कहीं प्रसंग नहीं आता, जब राम जी से मिलते हैं उसके बाद सिर्फ हनुमान जी का ही पूरा प्रसंग आता है। और इस वजह से आता है क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की जो सेवा की, उस सेवा के बल पर उन्होंने पूरे त्रिलोक को जीत लिया, त्रिलोकाधिपति को जीत लिया। और उन्होंने ये आज के समाज के लिए 1.5-2 लाख साल पहले की जो घटना है आज भी अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, समस्त जो जीव जंतु हैं, जो हमारे स्वामी हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनकी हम सेवा करते हैं तो हमको पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पराजित करने वाला नहीं है। और आज हम लोगों ने इस हनुमान उत्सव के पर्व पे भंडारा प्रसादी एवं हनुमान जी की भव्य दिव्य पूजा की सारे साधु संतों के साथ। तो अगली खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज में संचालित विदेशी शराब की दुकान के विरोध में चल रहे ग्रामीण देशी शराब की दुकान आवंटन की खबर मिलते ही ग्रामीण भड़क चुके हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात कर शराब की दुकान को बंद करने की मांग की। साथ ही एसडीएम को शिकायत पत्र भी सौंपा है। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने विदेशी शराब की दुकान पर विरोध प्रदर्शन किया और दुकान बंद करवाने की मांग की। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गुरुद्वारा साहिब और स्कूल 100 मीटर की दूरी पर है और गांव में दुकान खोलने से युवा नशे की गिरफ्त में आ रहे और गांव में चोरी की वारदात भी हो सकती है। ऐसे लेकर उन्होंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और एसडीएम ने उच्च अधिकारियों को मामले से अवगत कराने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। ये विरोध प्रदर्शन पूरे हमारे स्थानीय लोगों का है। यहाँ करीब इस ठेके के अंतर्गत 4-5 गाँव आते हैं और बड़े शुद्ध लोग हैं, बिना किसी दारू नशे के पिए लोग हैं। ये बाहर के लोगों ने कोई ठेकेदार है हमारा मझोला के, जिसको हम जानते नहीं हैं। अब मझोला का ठेकेदार हमारे है गांव में, हमारे घरों के अंदरों में ठेका खोल रहा है और इसका प्रभाव हमारे ऊपर ये पड़ रहा है कि हमारा बगल में यहाँ से 200 मीटर पे हमारा स्कूल है, 200 मीटर पे हमारा गुरुद्वारा साहब है, 3 प्राइमरी स्कूल, 1 इंटर कॉलेज और 1 जूनियर हाई स्कूल यहाँ पड़ता है। और बच्चे छोटे छोटे बच्चे इस गांव के जो हैं, जो स्टिंग पीने वाले बच्चे थे, वो आज घरों से गेहूं चोरी करके, क्योंकि अवेलेबल है उनके घर के सामने ठेका अवेलेबल है, वो गेहूं चोरी करके बेच के यहाँ से ठंडी बीरे पी रहे एंजॉय कर रहे हैं और पूरे एरिया का जो बर्बादी कर दी है। और शाम के टाइम हमारी जो माताएं बहनें गुरुद्वारे जाती थी उनका यहाँ से जाना बंद होगा, क्योंकि जो मार्केट के अंदर के ठेके हैं वो तो ठेके जो शाम को चलते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ तो दिन में कोई कहने वाला नहीं, ना क्योंकि यहाँ पुलिस चौकी, ना उनको किसी का डर है। यहाँ बच्चे दिन में ही दारू पीते हैं, दिन में बियर पीते हैं, एंजॉय करते हैं और इसलिए हमारे एरिया को इस चीज़ की क्षति है और हम इसे पुरजोर बंद कराना चाहते हैं पूरा एरिया। हमने ज्ञापन दे दिया एसडीएम साहब को। टाइम पर रात को यहाँ हुड़दंग होते हैं, यहाँ फायरिंग भी रात को होती है, यहाँ बहुत ड्रामेबाजियाँ, जो घर पूरा हमारा जो परिवार डिस्टर्ब होते हैं और भयभीत होते हैं। कई बार यहाँ गोली ये ठेका जो खोला पिछले साल से विरोध कर रहे हैं, जबरदस्ती ठेका खोल रखा है इन लोगों ने और बार बार कहने गुरुद्वारा पास में या स्कूल पास में है तो ठेका नहीं खुलना चाहिए यहाँ पे। इसकी आड़ में एक दूसरा ठेका भी देसी शराब का ठेका खुल लिया है, वो तो खुलने नहीं देंगे, इसको भी बंद करवाना है। नहीं करेंगे तो वैसे उसका विरोध तो है ही हमारा। तो देखा आपने कि कैसे सितारगंज के ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि शराब की दुकान बंद हो जाए ताकि बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां जेल से रिहा हुए युवा उक्रांद ने अध्यक्ष आशीष नेगी ने ऐलान करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में यूकेडी की तरफ से एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही आशीष नेगी ने यह भी कहा है कि अभी भी जेल में कई बेगुनाह लोग बंद हैं और उनकी रिहाई के लिए उक्रांद बड़ा एक जन आंदोलन करेगी और ऐसे लोगों के परिजनों से आशीष नेगी खुद मुलाकात करेंगे। देखिए, पहले तो जो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए और उन आरोपों का खंडन करने के लिए, क्योंकि हमें बेल भी मिल चुकी है इस मामले में, और आशुतोष नेगी की रिहाई के लिए, और जितने इस प्रदेश में प्रताड़ना झेल रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो वकील हों, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों, उनको संगठित रूप से एक लड़ाई लड़ने के लिए, उनके लिए युवा उक्रांद एक बहुत बड़ा स्टेप लेने वाला है। जेलों में जितने निर्दोष आरोपी हैं, जिनकी पैरवी मजबूती से नहीं हो पा रही है, एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ने वाले हैं
निर्दोष लोगों को हम न्याय दिलाने वाले हैं। गांव-गांव, घर-घर जाने वाले हैं न्याय के लिए, क्योंकि मैंने देखा जेल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीब तबके से हैं, उनकी पैरवी अच्छे से नहीं हो पा रही है। उनके लिए लड़ने का अब समय आ चुका है। क्षेत्रीय दल होने के नाते ये हमारा धर्म है कि हम हमारे प्रदेश के लोगों की जो प्रताड़ना है इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ बुलंद। तो अध्यक्ष युवा उक्रांत आशीष नेगी को सुना आपने, जिन्होंने कहा कि जेल में जितने भी बेगुनाह बंद हैं उनकी रिहाई के लिए वो आंदोलन करने वाले हैं। देखने की बात होगी कि आंदोलन क्या रुख करेगी। इसी के साथ देवभूमि समाचार में बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।